अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका नाम है ताकत और इस्तेहकाक यानी पावर एंड प्रिविलेज। जी, पिछली चंद प्रेजेंटेशन से हम एक अमेरिकन मॉडल को समझ रहे थे जिसका नाम द बिग एट या 8 पड़े हैं, और ये समाजी शनाख्तों का एक मॉडल है जो हमें ये बताता है कि हमारी समाजी शनाख्तें कुछ ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हम चंद ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं जिनके पास ताकत और इक़्तिदार होता है, और बाज़ लोग ऐसे ग्रोहों में चले जाते हैं जिनको ताकत और इक़्तिदार से महरूम रखा जाता है। और मैंने ये बात भी की थी कि अगर इस मॉडल को हम पाकिस्तान के पस मंज़र में समझने की कोशिश करें तो फिर हम इसके अंदर ज़ात, बरादरी, मसलक, पेशा भी ला सकते हैं, और अगर इसी मॉडल को हम इंडिया के अंदर समझें तो फिर हम उसके अंदर कास्ट को भी लेकर आ सकते हैं। जैसा कि नाज़रीन शायद जानते हों कि इंडिया के अंदर 4 कास्ट होती हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और फिर हम जिस कास्ट में पैदा हुए होते हैं उसके हिसाब से हमें ज़िंदगी में कुछ मौक़े मिलते हैं और कुछ से हम महरूम रह जाते हैं। तो आइए अब हम पिछली प्रेजेंटेशन का खुलासा सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम आज की प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। ये थी आज की प्रेजेंटेशन। इसका खुलासा ये है कि आज हमने ये जाना कि हमारी समाजी शनाख्तें सियासी होती हैं, और इन शनाख्तों की बिना पर हम चंद ग्रुप्स का हिस्सा बनते हैं और चंद ग्रुप्स में से हम खारिज हो जाते हैं। और समाजी शनाख्तों के साथ ताकत और इक़्तिदार जुड़ा हुआ है, और जो समाजी शनाख्तें इक़्तिदार और ताकत पा लेती हैं फिर वो हत्तुल इम्कान कोशिश करती हैं कि कुछ दूसरी समाजी शनाख्तों को और दूसरे ग्रोहों को उनसे बाहर रखा जाए, और जिन ग्रोहों को बाहर रखा जाता है फिर जुल्म और नाइंसाफ़ी ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी नस्लों का मुकद्दर बन जाती है। हमारी समाजी शनाख्तें सियासी होती हैं, इस बात का ये मतलब है कि कुछ समाजी शनाख्तें ऐसी होती हैं जिनके पास ताकत और इक़्तिदार ज़्यादा होता है। ये वो ग्रोह होते हैं जिनके पास चूँकि ताकत भी होती है, इख्तियार भी होता है और इक़्तिदार भी होता है, तो फिर वो ऐसी पॉलिसियाँ और ऐसे तर्ज़ अमल बना लेते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का अपना ताकत, उन लोगों की अपनी मराआत जारी रहती हैं, और जो दूसरे ग्रोहों के लोग होते हैं उनको ये मराआत और उनको ये फ़वाइद नहीं दिए जाते। जी नाज़रीन, यहाँ पर ताकत, इक़्तिदार, फ़वाइद, मराआत, इन सब अल्फ़ाज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इनसे हमारी मुराद क्या है। तो पहले ताकत की बात कर लेते हैं। ताकत से मुराद वो क़ुव्वत है जिसकी वजह से हम दूसरों को या तो कोई काम करने पर मजबूर कर सकते हैं या हम उनको कोई काम करने से रोक सकते हैं। और अगर किसी गिरोह के पास कोई ऐसी इक़्तिदार आ जाए जिसके साथ ताकत हो, तो फिर उस ग्रोह का हिस्सा बनने की वजह से बहुत ज़्यादा समाजी, सियासी, माशी और नफ्सियाती फ़वाइद भी मिलते हैं। तो इन तमाम फ़वाइद को हम अंग्रेज़ी में प्रिविलेज और उर्दू में इस्तेहकाक कहते हैं। जी, जब हम समाजी क़ुव्वत और समाजी ताकत की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल पावर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर या साख़ से मुराद वो इंतज़ामात हैं या वो तरतीब है जिसकी वजह से चंद ग्रोहों को बहुत ज़्यादा मौक़े मिल जाते हैं और बाकी ग्रोहों के मौक़े बिल्कुल महदूद रह जाते हैं। इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अगर कोई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सफ़ेद फ़ाम लोग इक़्तिदार में हैं और वो कोई कानून ऐसा बना देते हैं या पॉलिसी ऐसी बना देते हैं जिसकी वजह से सियाह फ़ाम लोगों को वहाँ पर कोई सरकारी मुलाज़मत नहीं दी जाती, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस सोसाइटी का या उस माशरे का ढांचा इस तरीके से बनाया गया है या उसकी साख़्त इस तरह बनाई गई है जिसकी वजह से सियाह फ़ाम लोगों को सरकारी मुलाज़मों से दूर रखा जाता है। ये बात गौरतलब है कि ये इंसानों की बनाई हुई तरतीब है, और इस तरतीब के ज़रिए ग्रोहों के पास स्ट्रक्चरल पावर आ जाती है
यानी जो सिया फार्म लोग हैं उनकी पावर कम हो जाएगी और जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समाज का ढांचा ही ऐसे तरतीब दिया गया है कि उसके अंदर सफ़ेद फार्म लोगों के पास ताकत ज़्यादा होगी। तो ये बात ज़रूर नाज़रीन ज़हन में रखें कि जब हम स्ट्रक्चरल पावर की बात करते हैं तो हम एक ढांचे की बात कर रहे हैं जो कि उस माशरे की हर इदारे को, उसमें हर तरह के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रहा है और चंद ग्रोहों के मवाक़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश कर रहा है और बाकी लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने के मवाक़ों को बहुत महदूद कर रहा है। साख्त और साख्ती ताकत के साथ-साथ हमें इदारे और इदारा जाती ताकत को भी समझना पड़ेगा। इदारे से मुराद वो तमाम असूल हैं, वो रीति, वो रिवाज, वो कानून हैं जो इंसान बनाते हैं और इन रीति रिवाजों का, इन असूलों का मकसद ये होता है कि मजमूई तौर पर या इनफरादी तौर पर कुछ काम करने की इजाज़त दी जाए और कुछ कामों से रोका जाए। ये बात ज़हन में बिठा लें कि इदारे से मुराद कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है, बल्कि ये वो असूल हैं, ये वो रस्म व रिवाज हैं, ये वो रीतें हैं जो एक माशरा अपनाता है और उस माशरे के अंदर फिर लोगों को उन रीति रिवाजी के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अब चूंकि ये सारी रीति रिवाजी रसूम किसी बिल्डिंग में हो रहे होते हैं, यानी किसी जगह पर हो रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है जैसे इदारे से मुराद एक इमारत है। लेकिन इमारत हो या ना हो, ये रीति रिवाजी, ये रसूम चलते रहते हैं। तो इदारों की जो मिसालें हैं उसमें हम हुकूमत, उसमें हम कॉरपोरेशंस, काम की जगहें, स्कूल, मजहबी मकामात, तफरीही मकामात जैसे पार्क्स हो गए, जैसे क्लब्स हो गए, इन सब की मिसालें दे सकते हैं। इसी तरह हमारे कवानीन, हमारे कवायद, हमारे समाजी रस्म रवूज और असूल सब इदारों की मिसालें हैं। और इदारों के बारे में एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तसलसल दिखाते हैं। इंसान अगर ना भी हों तो इदारा चलता रहता है, यानी हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो कभी पीटीआई की हुकूमत होगी, कभी पीपल्स पार्टी की होगी, कभी कोई और होगी, लेकिन हुकूमतों के बदलने से इदारे, जो हुकूमत का इदारा है वो नहीं ख़त्म हो जाता। इसी तरह बाज़ इदारे ज़्यादा रस्मी यानी फॉर्मल होते हैं और बाज़ इदारे गैर रस्मी होते हैं। फॉर्मल इदारे हो सकते हैं जैसे हमारी इबादत गाहें, और गैर रस्मी वो हो सकते हैं जहाँ पर हम खेलने कूदने के लिए या तफरीह के लिए जाते हैं। तो मजहबी जगहों के असूल, वहाँ के कवानीन, वहाँ के रीति रिवाज उन रीतों से मुख्तलिफ होंगे जो एक पार्क में या किसी क्लब में दिखाई देंगे। इदारा जाती ताकत का मकसद समाजी असूलों को मुनज़्ज़म करना और समाजी नताइज को बरकरार रखना होता है। यानी ये कि जो भी उस माशरे में ग्रोह हैं वो रीति रिवाजी को उस पर अमल करें और जिन अमल से रोका जाए उनसे दूर रहें। और इस काम को करने के लिए सज़ा और जज़ा को यूज़ किया जाता है। यानी अगर कोई ग्रोह अपने समाज की किसी रस्म को या रीत को तोड़ता है तो फिर उसको सज़ा दी जाती है, और अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो समाज जिसको अच्छी निगाह से देखता है तो फिर उसको इनाम दिया जाता है। जी नाज़रीन, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की ताकत के बारे में और इस्तेहकाक के बारे में। ताकत से मुराद वो सलाहियत है जिसके ज़रिए हम दूसरों की आज़ादी को सल्ब कर सकते हैं या दूसरों को आज़ादी दे सकते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम कर सकें। इस्तेहकाक से मुराद वो फ़वाइद हैं, चाहे वो माशी हों, नफ्सियाती हों या माशरती हों, जो उस ग्रोह को मिल जाते हैं जिस ग्रोह के पास ताकत, इक़्तिदार और इख्तियार होता है। उसके बाद फिर हमने साख्त और साख्ती ताकत की भी बात की थी, और साख्त से मुराद वो ढांचे हैं या वो साख्त है
جس میں جو ترتیب کچھ اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ مخصوص گروہوں کو طاقت اور اختیار مل جاتا ہے اور ان کے پاس نسل در نسل چلتا رہتا ہے، اور دوسرے گروہوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ادارے اور ادارہ جاتی طاقت کی بھی بات کی تھی کہ جو ساختی طاقت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کچھ اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اداروں سے مراد ہماری وہ ریتی، وہ قوانین، وہ اصول، وہ قاعدے ہیں جو انسان بناتے ہیں، جس کے ذریعے لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے یا ان کی آزادی سلب کی جاتی ہے۔ اور اداروں سے مراد عمارات نہیں ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین، وہ اصول، وہ قاعدے، وہ رسم، وہ رواج ہیں جن کے ذریعے ایک معاشرہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس معاشرے میں عمومی طور پر کیا کام کرنے کی آزادی ہوگی اور کن کاموں کو کرنے سے روکا جائے گا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے کہ اس طاقت کے کھیل میں یا اس طاقت کے نتیجے میں کون سے ایسے گروہ ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے اور کون سے ایسے گروہ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، اور اس فائدے کا اور اس محرومی کا ہماری ذاتی اور ہماری اجتماعی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جی، یہ وہ سلائیڈ ہے جس پر میں نے ان تمام آرٹیکلز کا حوالہ دے دیا ہے جہاں سے میں نے یہ مواد اکٹھا کیا ہے، اور اگر آپ کو اس پریزنٹیشن میں کوئی بات اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی ہوں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔